वेलकम एवरीवन, आप सभी का ब्रेन वेव्स में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे और आगे की आने वाली वीडियोस में भी हम एमएस एक्सेल, पाइथन और एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट जैसी काफ़ी सारी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उनके साथ जुड़े रहिए। तो हम अपना लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शन लेता है यूजर से इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, उसे प्रोसेस करता है और एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है आउटपुट की तरह। तो ये समझने वाली बात है कि कंप्यूटर एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है यूजर्स से। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो होते हैं जो कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, तो वो होते हैं यूजर्स। अब जो यूजर जो है इनपुट की फॉर्म में कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसे कि यूजर ने लिखा 5+2 इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, तो कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करा और एक आउटपुट दिया, क्या? 7। तो ये जो मीनिंगफुल रिजल्ट आया है वो क्या है? वो आउटपुट है। अब जो है कंप्यूटर क्या है? कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस का। यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से मिलकर जो है वो कंप्यूटर बना हुआ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है? आईपीओ मॉडल पे वर्क करता है। आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसे मॉडल्स पे वर्क करता है। उसके बाद जो है कंप्यूटर सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेस करने के टाइम पे वो सारी इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 या 1 की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है। कंप्यूटर इंसानों से हटके होता है, ये तो आप सभी को पता है। तो वो इंसानों से हटके क्यों है? क्योंकि वो बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क इजिली परफॉर्म कर सकता है एक अच्छी स्पीड और बिना किसी गलती के, एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद काफी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स जब आपस में जुड़े हुए हों किसी पाथवे का यूज करके, जो कि डेटा को ट्रांसफर करे या कोई मेमोरी स्टोर करे या फिर इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करे, तो उसको हम कहते हैं बस। उस पाथवे को क्या कहेंगे हम? बस। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है? तो वो होता है नेटवर्किंग के थ्रू। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में नेटवर्किंग क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में नेटवर्किंग है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा जो कुछ भी है सब कुछ इजीली शेयर कर सकते हो और इसको यूजर्स के लिए भी आसान बनाते हैं, उनकी एफिशिएंसी या किसी भी चीज को इनहेंस करते हैं, उनके प्रोग्राम्स को, डेटा को। उसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर के। तो एडवांटेजेस में तो देख लीजिए, मल्टीटास्किंग, यानी कि कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है जो कि ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। स्पीड, स्पीड अगर आपको कोई कैलकुलेशन करने में 1 या 2-3 मिनट लग रहा है तो कंप्यूटर उसको सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर लेता है। प्रोडक्टिविटी, सारा काम एक अच्छे मैनर में होता है। एक्यूरेसी, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती है। और सबसे मेन चीज एजुकेशन, कंप्यूटर हमारी एजुकेशन कहीं ना कहीं इनहेंस कर रहा है। अब मैं आपको जो है कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रही हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन जो है इनहेंस हो रही है। पर अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो भी देख लेते हैं। तो हाई इनिशियल कॉस्ट, यानी कि कंप्यूटर बहुत महंगा मिलता है। 2,000 का कंप्यूटर नहीं मिलता है, काफी 15-15 हजार से ऊपर का, 20,000 से ऊपर का, मतलब अच्छी क्वालिटी के कंप्यूटर तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद हेल्थ इश्यूज, ज्यादा देर तक कंप्यूटर चलाने से आइस में प्रॉब्लम आ सकती है, पोस्चर खराब हो सकता है आपका। सिक्योरिटी रिस्क, कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर में वायरस सेंड्स कर सकता है, तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके पर्सनल डेटा कहीं फैल ना जाए। तो सिक्योरिटी रिस्क तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर आज के टाइम पे ये रिस्क कम होते चले जा रहे हैं, तो इससे बचना भी आसान है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। कंप्यूटर को हम कहीं भी फेंक देते हैं यूज करने के बाद, जब वो खराब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पे बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब हो जाता है, क्योंकि
हम उसको कहीं पे भी छोड़ देते हैं और जिस मेटल से कंप्यूटर बना होता है वो सब धीरे धीरे मिट्टी में जाने लगते हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से। तो आप इस चीज का ध्यान दीजिए। और सॉफ्टवेयर इशू तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कंप्यूटर की, कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में इशू आ गया है तो आपको उसको दोबारा रीइंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये लाइन तो आपने पहले ही पढ़ ली है कि कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बनता है। तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं, जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, उनको कहते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। उनको हम टच कर सकते हैं, यानी कि वो टेंजिबल होते हैं। जब भी वो डैमेज हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो उनको नए कंपोनेंट के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो कीबोर्ड है वो ख़राब हो गया, तो आप एक नया कीबोर्ड ला के ख़रीद सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपके दो टाइप के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कि डॉक्यूमेंट या डेटा जो भी होती है उनको हम डिजिटली स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। इनको हम देख सकते हैं पर इनको हम छू नहीं सकते, यानी कि इंटेंजिबल होते हैं। जब भी ये डैमेज हो जाते हैं तो हम इनको री इंस्टॉल कर सकते हैं इनकी बैकअप कॉपी के साथ। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो MS विंडोज़, वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पाइथन, ये सब किसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर डिवाइस का। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, चलिए जी अब हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि हार्डवेयर डिवाइसेस 2 टाइप्स के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस दैट सेंड्स इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र टू द CPU आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी कि यूज़र के द्वारा जो भी डेटा सेंड करी जाती है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट CPU तक, यानी कि यूज़र और CPU के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उस डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनको कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को कैप्चर करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं बाहरी दुनिया से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनपुट डिवाइसेस के, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक सेंसर्स। यानी कि कीबोर्ड और माउस का तो आपको पता ही है कि कीबोर्ड से कैसे हम टाइप करके डेटा इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। माइक्रोफोन में हम बोल के अपनी जो भी डेटा है वो उसको इनपुट कर देते हैं। OMR रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आपने देखा होगा जो हम एग्ज़ाम के टाइम पे OMR शीट्स भरते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने वाली जो मशीन होती है वो भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि हमें रिज़ल्ट देते हैं, जो कि यूज़र्स को रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए, डिस्प्ले मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और हेडफोन्स। तो यानी कि अगर हम कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करेंगे तो वो डिस्प्ले कहाँ होगा, डिस्प्ले मॉनिटर पे। अगर हम माइक्रोफोन में कुछ भी बोलेंगे तो वो आउटपुट उसका कहाँ आएगा, आवाज़ कहाँ से सुनाई देगी, स्पीकर से। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है, हमने ये तो बहुत बार सुना होगा, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्यों है CPU ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसके फीचर्स जान लीजिए कि ये क्या क्या काम करता है। तो CPU जो है सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है सारी जो भी इंस्ट्रक्शंस रिसीव होते हैं कंप्यूटर को उसको प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद जनरेट करता है ये सारे रिजल्ट्स को। CPU बेसिकली कंटेन करता है 3 मेजर कंपोनेंट्स को, कौन कौन से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अ सेट ऑफ रजिस्टर्स।
ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशिएशन। और उसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी काम करता है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स में किसी भी प्रोग्राम का आंसर देना, वो कहलाता है हमारे लॉजिकल ऑपरेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, कि सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको जो मैनेज करती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। ये मतलब सारे डिफरेंट ऑपरेशन को कंट्रोल करती है, कंप्यूटर के कैसे करती है इनको कंट्रोल, तो अलग अलग टाइप के जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल्स को, तो उस हिसाब से ये जो है कंट्रोल करती है सारी ऑपरेशंस को। उसके बाद है सेट ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स, सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं, लोकली टेम्परेरी स्टोरेज, जो कुछ टाइम की स्टोरेज होती है CPU के लिए, वो होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर्स। अब जो रजिस्टर है उनको हम एक सिंगल CPU इंस्ट्रक्शन दे के भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट होती हैं, मतलब फास्ट स्टोरेज होती है उनकी रजिस्टर्स की। उसके बाद रजिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं नंबर में, और ये जो है डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं मेन या कैच मेमोरी से रजिस्टर तक, किस चीज़ के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। अब मेन या कैच मेमोरी सेम नहीं होती है, ये दोनों अलग अलग टाइप्स की मेमोरी होती है। हमारे अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी भी समझेंगे, तो आप अगला लेक्चर भी ज़रूर अटेंड करिएगा। ओके, चलिए जी, अब CPU के बारे में तो पढ़ लिया, पर अब CPU वर्क कैसे करता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में तो 3 से 4 नंबर की वर्किंग पूछ ली जाती है CPU की, तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। CPU जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के ऊपर जो है CPU हमारा वर्क करता है। अब CPU कैसे कैसे सारे इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करके उसको प्रोसेस करके कैसे एग्जीक्यूट करता है वो जानना है। तो CPU सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, कहाँ से, मेन मेमोरी से जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेता है, ले लेता है। उसके बाद CPU ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, कहाँ से, फ्रॉम द सिस्टम बस, सिस्टम बस की मदद से CPU ट्रांसमिट कर लेता है सिग्नल को। सिस्टम बस क्या होती है, सिस्टम बस वो एक रोड नेटवर्क की तरह सिमिलर होती है। कैसे, जैसे बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि काफ़ी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, CPU तक लेकर जाती है, तो वो एक रोड नेटवर्क की तरह काम करती है। कौन, सिस्टम बस। तो ये जो बस है वो क्या ट्रांसमिट करती है, कंट्रोलिंग सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, जो भी एड्रेस है उनको ट्रांसमिट करती है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस, और डेटा को कहाँ पे भेजती है, सेंड करती है, डेटा बस की मदद से उसको भेजती है, ट्रांसफ़र करती है। तो फिर से समझ लीजिए, जो भी कंट्रोलिंग सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो कंट्रोल बस की मदद से होते हैं, जो भी एड्रेसेस ट्रांसमिट होती है वो एड्रेस बस की मदद से होता है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डेटा बस की मदद से होता है। उसके बाद CPU सारे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करती है और उनको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में बांट देती है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें से इफ़ेक्टिव एड्रेस है, जो ज़रूरत की चीज़ है, उसको रीड कर लेती है मेमोरी में से, ताकि वो डेटा को समझ सके, फैच कर पाए, और उसके बाद जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करती है और सारा रिजल्ट कहाँ स्टोर कर देती है, मेमोरी में। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर 1 ख़त्म होता है। पर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेक्चर 2 जो है वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में बातें करेंगे। तो आप अगली क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें, ओके। और इसको शेयर करिए वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।